नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। सोचिए, एक गुलाम जिसे खरीदा और बेचा गया हो, वो सिर्फ आजाद ही नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का सुल्तान बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की और उसकी नींव रखने वाले पहले वंश यानी गुलाम वंश। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का दौर कोई छोटा-मोटा दौर नहीं था। करीब-करीब 320 साल, और इस लंबे सफर में 5 अलग-अलग राजवंश आए: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा उस पहले राजवंश पर जिसने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम पहले समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत शुरू कैसे हुई, फिर जानेंगे इसके संस्थापक को, और उसके बाद एक एक करके उन बड़े नामों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने इस वंश को बनाया, ऐबक से इल्तुतमिश तक, फिर रजिया सुल्तान और आखिर में बलबन तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात है मोहम्मद गौरी की मौत के ठीक बाद की। अब गौरी का कोई बेटा तो था नहीं जो उसकी गद्दी संभालता, लेकिन हाँ, उसके कई वफादार तुर्क गुलाम जरूर थे जिन्हें उसने अलग अलग इलाकों का गवर्नर बना रखा था। बस उन्हीं में से एक ने भारत में कमान संभाली और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, इसे गुलाम वंश कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि इसके बनाने वाले और कई बड़े सुल्तान अपनी जिंदगी की शुरुआत में गुलाम थे। पर यहां ममलूक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है ऐसा गुलाम जिसके माँ बाप आजाद थे। मतलब ये कोई आम गुलाम नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से ट्रेंड जबरदस्त सैनिक थे। और इस वंश की बुनियाद रखने वाला शख्स था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम भी था और सेनापति भी। जैसे ही गोरी की मौत हुई, भारत के जीते हुए प्रदेशों का कंट्रोल ऐबक ने अपने हाथ में ले लिया, और यहीं से एक नए साम्राज्य की कहानी शुरू हुई। अब ऐबक का शासनकाल देखें तो था तो सिर्फ 4 साल का, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, पता है, उसने खुद को कभी सुल्तान कहलवाया ही नहीं। वो मलिक और सिपाही सालार की उपाधियों से ही हुकूमत करता रहा, और राजधानी भी दिल्ली नहीं, लाहौर को बनाया। उसकी बनवाई इमारतें जैसे खुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और हाँ, कुतुब मीनार का काम भी उसी ने शुरू करवाया था। ये आज भी दिल्ली की शान है। और उसकी मौत, वो भी बड़ी नाटकीय थी। लाहौर में चौगान खेल रहा था, मतलब पोलो, और घोड़े से गिरकर उसकी जान चली गई। ऐबक अपनी दरिया दिली के लिए भी खूब जाना जाता था। लोग उसे लखबख्श बुलाते थे, जिसका सीधा सा मतलब था लाखों का दान देने वाला। इससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक उदार शासक भी था। तो ऐबक ने नींव तो डाल दी थी, लेकिन उस नींव पर एक मजबूत साम्राज्य की इमारत खड़ी की, इल्तुतमिश ने। मजे की बात यह है कि वो खुद ऐबक का गुलाम और दामाद था, इसीलिए उसे कभी कभी गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। ऐबक के बाद उसी ने सल्तनत को सही मायनों में संभाला और मजबूती दी। इल्तुतमिश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी? जरा सोचिए, उस दौर में पूरी दुनिया चंगेज खान और उसके मंगोलों के नाम से कांप रही थी। तो सवाल ये था कि जो नया नया साम्राज्य बना है, ये इस तूफान से खुद को बचाएगा कैसे? ये इल्तुतमिश का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ये जो काम है ना, ये साफ साफ बताते हैं कि इल्तुतमिश को सल्तनत का असली संस्थापक क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। और मंगोलों वाली बात, उसने बड़ी समझदारी से उस खतरे को टाला। जब एक राजकुमार चंगेज खान से बचकर भारत में पनाह लेने आया, तो इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया और अपनी सल्तनत को सीधी टक्कर से बचा लिया। फिर उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर अपने राज को कानूनी तौर पर पक्का किया, और इक्ता सिस्टम और एकदम नए अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांगे का जीतल चलाकर सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को एक ठोस शक्ल दी। अपनी ताकत को और पक्का करने के लिए इल्तुतमिश ने एक और बहुत चालाक कदम उठाया। उसने अपने 40 सबसे वफादार तुर्क गुलाम सरदारों की एक टीम बनाई, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल कहा गया। अब शुरू में तो ये ग्रुप सुल्तान का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन बाद में यही दल इतना पावरफुल हो गया कि सुल्तान कौन बनेगा और कौन हटेगा, इसका फैसला करने लगा। और अब कहानी में एंट्री होती है दिल्ली सल्तनत के शायद सबसे दिलचस्प किरदार की। इल्तुतमिश ने अपने बेटों को इस लायक नहीं समझा कि वो सल्तनत चला सकें, और उसने अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुन लिया। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी फैसला रहा होगा। रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम शासक बनी। लेकिन रजिया के लिए ये रास्ता कह सकते हैं कांटों का ताज था।
टकराव की वजह सीधी थीं, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। देखिए, रज़िया ने पर्दा करना छोड़ दिया। वो मर्दों वाले कपड़े पहनकर बिना मुंह ढके दरबार में आने लगी। इतना ही नहीं, उसने काबिल लोगों को ऊंचे पद दिए, ये नहीं देखा कि वो तुर्क हैं या नहीं। अब ये सारी बातें खासकर उस चालीसा दल को बिल्कुल रास नहीं आईं। उन्हें लगा ये तो हमारी सत्ता और शान पर हमला है। सीधी सी बात है, वो एक औरत का हुक्म मानने को तैयार ही नहीं थे। इसका नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ बगावतें होने लगी। रज़िया ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो अपने ही तुर्क सरदारों की साजिश का शिकार हो गई। 1240 में, सिर्फ 4 साल के शासन के बाद, कैथल के पास विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी और उसका ये साहसी प्रयास अधूरा ही रह गया। रज़िया के बाद सल्तनत में थोड़ा उथल-पुथल का दौर आया। कुछ कमजोर शासक आए और दरबार में अफरा तफरी मच गई। इस पूरे केओस को खत्म करने और सुल्तान की ताकत को वापस लाने के लिए एक बहुत मजबूत हाथ की जरूरत थी, और वो हाथ था गियासुद्दीन बलबन का, जिसने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। अब ये सोचना भी बड़ा मजेदार है कि बलबन, जो खुद इल्तुतमिश का गुलाम था और चालीसा दल का हिस्सा भी, वो आखिर सुल्तान बन कैसे गया? दरअसल बलबन ने बहुत चालाकी से धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई। पहले तो वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का नायब यानी डिप्यूटी बना, और पर्दे के पीछे से असली पावर उसी के हाथ में थी। और फिर जैसे ही सुल्तान की मौत हुई, वो खुद गद्दी पर बैठ गया। बलबन का सिर्फ एक ही मकसद था, सुल्तान के पद की इज्जत और ताकत को आसमान पर पहुंचाना। इसके लिए उसने एक नया सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत, जिसमें उसने कहा कि सुल्तान धरती पर ईश्वर की छाया है, यानी जिल्ले इलाही। और देखिए, सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसी चालीसा दल को जड़ से खत्म कर दिया, जिसका वो कभी हिस्सा था, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यही लोग हैं। उसने अपनी सेना और जासूसी सिस्टम को भी इतना मजबूत किया कि कोई सर उठाने की हिम्मत ना कर सके। सुल्तान की हैसियत को बाकी सबसे बहुत ऊपर दिखाने के लिए बलबन ने ईरानी दरबार के कुछ रिवाज शुरू किए, जैसे सजदा, मतलब सुल्तान के सामने घुटनों पर झुकना, और पाबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना। इन सब का एक ही मकसद था, दरबार में ऐसा अनुशासन और सुल्तान का ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई आंख उठाकर भी ना देख सके। बलबन की सारी पॉलिसीज का निचोड़ है उसकी रक्त और लौह की नीति। इसका मतलब बहुत सीधा था, कोई नरमी नहीं, कोई माफी नहीं। चाहे विद्रोही हों, डाकू हों या मंगोल, सबसे सिर्फ और सिर्फ तलवार और बेरहमी से निपटा जाएगा। हां, इस पॉलिसी से सल्तनत में शांति तो आई, लेकिन एक डर का माहौल भी बन गया। बलबन एक बहुत मजबूत शासक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद जो आए वो उतने काबिल नहीं थे। उसकी मौत के बाद दरबार एक बार फिर साजिशों का अड्डा बन गया और सल्तनत कमजोर होने लगी, और बस यहीं से गुलाम वंश के अंत की कहानी शुरू हो जाती है। बलबन की मौत के बस कुछ ही साल बाद 1290 में एक सरदार था जलालुद्दीन खिलजी। उसने मौके का फायदा उठाया, गुलाम वंश के आखिरी और कमजोर शासक क्यूमर्स को रास्ते से हटाया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और इसी के साथ गुलाम वंश का सूरज डूब गया और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश, खिलजी वंश का उदय हुआ। तो अगर हम पूरे गुलाम वंश का एक निचोड़ निकालें तो 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने लाहौर से सल्तनत की नींव डाली। दूसरा, इल्तुतमिश, जो राजधानी को दिल्ली ले आया और सल्तनत को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। और तीसरा, बलबन, जिसने सुल्तान की पावर को सेंट्रलाइज किया और उसे एक लोहे की तरह मजबूत बना दिया। कुल मिलाकर इस राजवंश ने लगभग 84 सालों तक दिल्ली पर राज किया। ये एक ऐसा दौर था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए नॉर्थ इंडिया की सियासत और समाज दोनों की दिशा तय कर दी। और जाते जाते एक सवाल, एक ऐसा राजवंश जिसकी नींव गुलामों ने रखी और वो खुद आगे चलकर सुल्तान बने। गुलामी से शुरू होकर शासन तक पहुंचने का ये जो सफर है, ये हमें इंसानी इच्छा शक्ति, अवसर और ताकत के खेल के बारे में क्या सिखाता है? इस सवाल के साथ मैं आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।